Hi everyone, welcome back to the channel and this is lecture number 70 and this is our last lecture for the section to the greedy. ठीक है, greedy तक. So greedy का end हो चुका है ऑलरेडी. मैं आपको बता दूं पहले डाइजेस्ट्रा जो एल्गोरिथम होता है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम जो होता है तुम्हारा वो होता है ग्रेडी टेक्निक पे. ठीक है, याद रखना कि डाइजेस्ट्रा हमेशा किस पे होता है, ग्रेडी पे होता है. ठीक है, और यहाँ पे हम एक नया एल्गोरिथम आज इंट्रोड्यूस करेंगे, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, जो कि होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी पे. ठीक है, अब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, ऐसे ग्रीडी जैसे एक टेक्निक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एक टेक्निक है जिसका लेक्चर नंबर 71 में आप इंट्रो देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो इन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू कवर ईच पॉइंट कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है क्या. ठीक है, तो यार प्रिम्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डाइजेस्ट्रा का दोनों का क्या होता है, सेम होता है. जस्ट गो प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने बताया है वही डाइजेस्ट्रा का होता है, उतना ही याद कर लो, गेट के लिए सफिशियंट है. यू नीड नॉट टू गो टू द प्रूफ. ठीक है, प्रूफ 4-5 घंटे का इसलिए मैंने नहीं करा रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हम क्यों पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेस्ट्रा और बेलमैन फोर्ड में क्या डिफरेंस है. डाइजेस्ट्रा जो होता है वो ग्रीडी पे होता है, ग्रीडी टेक्निक पे होता है, और ये किस पे होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग पे होता है, डीपी पे होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज डीपी, नीड नॉट टू वरी, वी आर गोइंग टू कवर ईच पॉइंट एंड इन अपकमिंग वीडियो वी विल कवर व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग. उसके आपके 8 से 10 वीडियो हो सकते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, हो जाए बहुत ही मजा, क्योंकि वो मैं अच्छे से कराऊंगा. क्योंकि डीपी जो होता है आपके कोडिंग में भी काम आता है. कोडिंग आपको किसी भी फांग मांग कंपनी किसी में बैठेंगे तो कोडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, and each and every point is very important of the algorithm for the placements also. So you need not to think that कि you are preparing only for gate. जितना मैं एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है आपकी गेट के लिए और प्लेसमेंट के लिए. बस आपको कोडिंग में एक लैंग्वेज सीखनी है, उसका सिंटैक्स सीखना है. ओके, नाउ सो व्हाट एग्जैक्टली इज द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, लेट्स सी. So the Bellman-Ford algorithm is like a guide that helps you find the shortest path from one city to all another cities. So इसका भी यूज सेम डाइजेस्ट्रा जैसे है, एक जगह बैठ के एक सिटी में बैठ के सारी सिटीज में हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है. इवन इफ सम रोड्स हैव नेगेटिव लेंथ. तो इसका फायदा क्या है, डाइजेस्ट्रा का जो ड्रॉबैक था वो क्या था, डाइजेस्ट्रा का ड्रॉबैक क्या था. सो द ड्रॉबैक ऑफ द डाइजेस्ट्रा वाज कि अगर नेगेटिव लेंथ की एज है कोई तो वो करेक्ट आंसर नहीं देगा, और उसी का एडवांटेज होता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में. सो पॉइंट नंबर 1 इज कि डायनामिक प्रोग्रामिंग पे ये होता है बेलमैन फोर्ड, और नंबर 2 इज कि अगर नेगेटिव लेंथ की एज है तभी ये सही आंसर देगा. सो इट्स लाइक अ जीपीएस फॉर कंप्यूटर्स, यूजफुल फॉर फिगरिंग आउट द क्विकेस्ट वे टू गो फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर इन अ नेटवर्क. सो अगर तुम देखो, अगर तुम ऊबर का देखो, ऊबर, ओला, ठीक है, रेपिडो, जोमेटो, स्विगी, सारे जो भी ये एप्लीकेशंस हैं, दीज ऑल आर रनिंग इन द डाइजेस्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. सो दे आर डेवलपिंग बाय दिस एल्गोरिथम. सो क्यों यूज है आपको समझ में भी आ गया. ओके, जीपीएस के लिए. सो इन डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम व्हाट इज द ड्रॉबैक, ऑफ डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम, आई हैव रिटन हियर. इफ नेगेटिव एज बट नो नेगेटिव साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एज, यू नो दैट कि नेगेटिव एज का मतलब क्या है, ये नेगेटिव एज है -6, दिस इज अ नेगेटिव एज, बट नो नेगेटिव साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइकिल, साइकिल मींस दिस. Suppose that this we can reach from 1 to 3, again you can reach 1, this is cycle. Suppose that this is -6, so -6, this is negative weight cycle. क्यों, 1 2 3 फिर -6, यहाँ पे देखो 2 -6, सपोज दैट दिस इज 7, सो दिस इज नेगेटिव वेट साइकिल. तो ऐसी साइकिल जिसमें एक एज में नेगेटिव एज हो, नेगेटिव वेट हो, उसको बोलते हैं नेगेटिव साइकिल, सिंपल. ओके, सो इज दिस नेगेटिव साइकिल, सपोज दैट दिस इज -6, दिस इज 10, इज दिस नेगेटिव साइकिल, यस ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव साइकिल. क्यों, क्योंकि ये जो साइकिल है, ये साइकिल है एक, देखो साइकिल मतलब बार बार वहीं पे घूम के आना, ये भी नेगेटिव एज कंटेन कर रही है, दिस इज नेगेटिव साइकिल. सो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का ड्रॉबैक क्या है, इफ नेगेटिव एज बट नो नेगेटिव साइकिल देन समटाइम्स करेक्ट और इनकरेक्ट. मतलब ये है पॉइंट नंबर 1, ये है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं. अगर डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम में, अगर डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम किसी ग्राफ में आप लगा रहे हैं, उसमें केवल नेगेटिव एज है, नेगेटिव एज मतलब सपोज दैट दिस इज ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ. तो अगर नेगेटिव एज है, वेट, ये साइकिल थोड़ी है, ये तो एज है केवल, साइकिल मान लो ये 6 7 8 9 10 ऐसा है. ठीक है, पॉजिटिव एजेस यहाँ पे ये जो नेगेटिव एज है वो साइकिल का पार्ट नहीं है. मतलब क्या है, यदि नेगेटिव एज बस है केवल बट नेगेटिव साइकिल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन, देन समटाइम्स करेक्ट समटाइम इनकरेक्ट. तो डाइजेस्ट्रा बोलता है कि ये आंसर
हो सकता है कि करेक्ट दे दे, हो सकता है इनकरेक्ट दे दे, कोई गारंटी नहीं है। सो नेगेटिव एज आने से ही ड्रॉबैक होता है डाइजेस्टर एल्गोरिथम में, और बेलमैन फोर्ड में अगर नेगेटिव एज है तो आंसर सही आएगा। आगे देखते हैं बेलमैन फोर्ड के प्रॉफिट्स। इफ नेगेटिव साइकिल देन ऑलवेज इनकरेक्ट। तो डाइजेस्टर में क्या है, समझो अच्छे से, अगर नेगेटिव एज है, नेगेटिव साइकिल नहीं है, तो आंसर सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट अगर नेगेटिव साइकिल हो गई तो आंसर क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव एजेस होती हैं तो ऑलवेज आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑफ द डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम. These are the drawbacks and important points regarding the digestive algorithm, and you have to remember these points because they can ask theoretical question. So what is the profit of the Bellman-Ford algorithm? The profit is that ki if even though negative edges are there, you can apply the Bellman-Ford algorithm. Now let's introduce a new concept called age relaxation. What exactly is that mean? अगर आप लोग कभी YouTube में देखे हो, कोई भी डाइजेस्टर देखने गए हो, या कि आप बेलमैन फोर्ड देखने गए हो, तो एज रिलैक्सेशन नाम का एक टॉपिक बहुत ही पेचीदा लगता है लोगों को, बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल समझा देता हूँ। ठीक है, चलो तो समझो बात को पहले। सपोज दैट एक तुम्हारे पास सोर्स है एस, ठीक है, और एक तुम्हारे पास सोर्स है मान लो ए, और एक तुम्हारे पास ये है बी। ठीक है, नाउ सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज 7 एंड दिस डिस्टेंस इज 2, दिस डिस्टेंस इज 3। ओके ओके, नाउ हमको एस से सारे नोड ट्रेवल करने हैं, हमको एस से ए भी जाना है, बी भी जाना है, हमको एस से ए भी जाना है, बी भी जाना है। तो एस से अगर ए भी जाना है तो एस बोलता है स्टार्टिंग में, एस बोलता है स्टार्टिंग में चलो मैं अपनी दूरी देखता हूं। तो अभी एस से स्टार्टिंग में इनफाइनाइट दूरी थी, स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी, इनफाइनाइट। भाई जब अपने घर पे तुम हो तो दूरी कितनी है, इनफाइनाइट। सपोज दैट कि अपने घर पे हो, कहीं नहीं गए हो, मतलब अनंत दूरी पे है तुम्हारे लिए सब। ठीक है, नाउ एस देखेगा कि मैं ए से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, और मेरी जो दूरी है, मेरी दूरी है अभी इनफाइनाइट है, लेकिन मैं 2 दूरी पे पहुंच सकता हूं। तो वो पूछेगा ए से तुम अभी कितनी दूरी पे थे, तो ए बोला मैं अभी इनफाइनाइट दूरी पे था। एस बोला कि मैं 2 पे आ सकता हूं, तो बोला कि ठीक है इनफाइनाइट से तो कम हो। मतलब क्या है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस वाले डिस्टेंस को। सो डिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन 2, देन वी कैन से दैट कि वी कैन गो हियर एंड डिस्टेंस इज 2। डिड यू गेट इट? नाउ एस से और कहां जा सकते हो, समझो बात को। एस से तुम जा सकते हो डायरेक्टली बी, और ये दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 7। भाई इनफाइनाइट से तो कम ही हो। नाउ अगेन थिंक वन थिंग दैट कि ए से तुम अगेन बी जा सकते हो, ए से बी। लेकिन अगर ए से बी जाओगे, हमारा टारगेट क्या होता है, सोर्स से हमें फाइनल तक जाना, सारे नोड तक जाना। तो एस बोल रहा था अगर मैं डायरेक्टली जाता हूं बी तो 7 डिस्टेंस पे जाऊंगा, लेकिन ए बोलता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूं बी तक 3 दूरी पे। विच वन यू विल चूज? सो यू हैव टू चेक दैट कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लस cost of a comma b should be less than equal to distance of b. Did you get it? If this condition is true, if what is this condition, this is very simple condition कि distance of a मतलब कितनी है, 2। भाई a कितने पे आ रहा था, a कितने पे पहुंच रहा था एस से, 2 पे, हम लिखेंगे 2 प्लस कॉस्ट ऑफ ए भी मतलब 3 मतलब ये वाली डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ बी कितनी थी अभी, 7। क्या 5 लेस देन 7 है? यस, वी विल टेल दैट कि तुम आओ 5 दूरी पे इस पाथ के थ्रू। This is nothing age relaxation. We are saying that we are relaxing the ages. So what is the meaning of age relaxation? This procedure is called age relaxation. Nothing. हमने पिछले वीडियो में डाइजेस्टर में भी यही चीज यूज किया था, जिस पाथ के थ्रू हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रही थी वहीं से आ रहे थे, बट हमने वहां पे एज रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था। बट एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया पर्सनल, सर ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन आपने नहीं समझाया। मैं इसलिए समझाया था कि तुम्हें कंफ्यूजिंग ना लगे, बट मैंने यहाँ पे समझा दिया। सो यू कैन से दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एज रिलैक्सेशन? The age relaxation property is defined as the operation of relaxing an age u comma v by checking whether the best well-known way from S source to V is to go from S to V, or by going through S u to V. If it is the latter case, you can study this one. This I am writing here. If du plus cuv less than ub dv, then you can say that distance of B is equal to. You can say that now. You can say that कि distance of B जो होगा तुम्हारा वो होगा distance of A plus cost of a comma b. Simple, very simple formula I'm writing here. So this is the age relaxation, this is the meaning of the age relaxation, and this point you can read that what is the du means what, dv means what. So suppose that this is u, this is v. Simple. uv मतलब कोई भी एक जनरल 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स माना हुआ है यहाँ पे. So this is the meaning of the age relaxation.
ओके, बहुत ही सिंपल है। एज रिलैक्सेशन मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ what is our main agenda? Our main agenda is working of Bell-Manford algorithm. We have to understand the working of the Bell-Manford algorithm. And believe me, one thing I am writing here, time complexity. Time complexity is order of VE. V is vertex number, how many vertex, and E is how many edges. How many edges? So maximum edges could be v into v minus 1 by 2. Maximum edge हो सकता है v into v minus 1 by 2. So what could be the time complexity? Order of v into v minus 1 by 2, that is order of v cube. You can say that. Why I am saying that order of v? Why? Because this is again a proof method that I will prove. If I will get time, I will prove. Okay, you have to remember what is the time complexity. So order of v, you can say that, or order of v cube, you can say that. Okay, और ऑर्डर ऑफ एन ई भी उसे बोल सकते हो, अगर एन बाइटिक्स बोलते हो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब भी बोल सकते हो, बट डिपेंड करता है कि किससे आप डोनेट कर रहे हो. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. राइट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स सी द वर्किंग ऑफ द बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. सो हम देखते हैं बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. सो वी हैव अ वर्टेक्स, वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस. सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ. ओके, सो जनरली यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि निगेटिव पे कौन काम करता है, साइकिल निगेटिव हो तो ऐसे कौन करता है. ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे. सो बी केयरफुल एंड डू योर वर्क. ठीक है, चलो. सो दिस इज अवर ब्यूटीफुल ग्राफ. यू कैन से दैट दिस इज अवर ब्यूटीफुल ग्राफ. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके ओके, सो एंड सपोज दैट दिस इज अवर ई. नॉट राइट, ई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है, चलो. हमारे पास ए बी सी डी एक ग्राफ है. ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है 2 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका माइनस का 5 है. ओके, सो कैन यू से दैट कि दिस इज अ साइकिल? नो, बी सी डी, बट यू कांट गो बी. दिस इज नॉट साइकिल. बी सी डी, 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 दिस इज नॉट साइकिल, because you can't go db, because this edge is this, you can't go there. This is not a cycle, my brother. Now how Bellman-Ford is working, let's see. Okay, so Bellman-Ford की वर्किंग मैं सीधे ग्राफ में ही बताता हूँ, ग्राफ में ज्यादा समझ में आता है. सो हमारे पास ए है, और हमारे पास क्या है, बी है, और हमारे पास क्या है, सी है, और हमारे पास क्या है, डी है. ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये है. ठीक है, सो दिस इज अवर नॉट बी, वेयर आई एम राइटिंग बी सी. ओके, so I should write here B C. Okay, okay, so what is the cost? Cost also I should write, this is 2 starting 6 3 minus का 5. Okay, now let's see. So हमें हमारा सोर्स क्या है, लेट्स सी दैट कि सोर्स हमारा क्या है. सोर्स हमारा ए है. स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल, समझो पेशेंस के साथ. हमें ए से सारे वर्टेक्स क्या करना है, घूमने हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है बेलमैन-फोर्ड में, if v vertex are there in a graph, need to do n minus 1 steps. सिंपल, हम बताएंगे आपको इसका मतलब क्या है. ठीक है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, अभी आपको समझना केवल जो मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, हमें यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स 4, एजेस कितने हैं यहाँ पे, 3. What is the meaning of that? Let's see. हमें ए से, ए हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा क्या है, ए है सोर्स. हमें ए से सारे वर्टेक्स कवर करना है. चलो कवर करते हैं. स्टार्टिंग में ए से तुम कहाँ पहुंच सकते हो, बी. स्टार्टिंग में तुम ए से कहाँ पहुंच सकते हो, बी. सो जब ए से तुम बी जाओगे तो अभी सारी स्टार्टिंग में डिस्टेंस सारी कितनी है, इनफाइनाइट. सारी डिस्टेंस भाई स्टार्टिंग में कितनी है, इनफाइनाइट. सारी डिस्टेंस स्टार्टिंग में इनफाइनाइट है. ओके, सो ए से अब अगर तुम बी को अपडेट करना चाहो, ए से जो कनेक्टेड है कौन है, बी है, तो बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि भाई इनफाइनाइट से तो कम है, तो बी इज देयर एंड वी कैन रीच वेयर 2. सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज. ये 6 है तुम्हारा, ये सी है तुम्हारा डी है. ये दूरी कितनी है, -5, और ये दूरी कितनी है, 3. अभी भी ये दूरियां कितनी है, अनंत. तो पहला बार ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टाइम, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टाइम जब तुम इसको अपडेट किया तुमने, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टाइम अपडेशन. हमें कितनी बार अपडेट करना है, 3 बार. अगर 4 वर्टेक्स हैं, हमें 3 बार ऐसे अपडेट करना है. क्यों, समझाता हूं मैं तुम्हें अभी. चलो आगे चलते हैं. अगली बार
अब बी बोलता है, बी ए से तो हम बी पहुंच गए, बी बोलता है सभी को कि मैं ना ए से 2 दूरी पे हूँ, तुम लोग आना चाहोगे क्या मेरे इसके थ्रू? तो सी बोलता है क्यों नहीं आना चाहेंगे, डी बोलता है क्यों नहीं आना चाहेंगे भाई, क्यों नहीं आना चाहेंगे भाई। तो मैं बोलता हूँ कि चलो भाई क्यों नहीं आना चाहेंगे, बोलता है तो ठीक है ले चलते हैं इसको। तो ए के थ्रू हम बी पहुंच चुके हैं 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सी कितने पे आएगा, सी अभी अनंत दूरी पे है, तो कितने दूरी पे आ जाएगा, 8 दूरी पे ए से। ये दूरी जो लिखी हुई है कहां से लिखी हुई है, ए से लिखी हुई है, और दूरी कितनी है 6। तो सी की दूरी यहां से देखो 2 6 8 है, ठीक है। और डी की दूरी कितनी है, अभी डी की दूरी कितनी है, यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगी, तो डी की दूरी कितनी है 5, और ये एज कितना है -5 है, ये 3 है। तो ये कौन सा, तो हमारा दूसरा बार था तुम्हारा। बट मैंने बोला कितनी बार करना है, n-1 बार, 3 बार ये स्टेप। तो हम n-1 बार मतलब एक बार और करेंगे सर, ऑफकोर्स करेंगे एक बार। और हम इस बार हम बी से और सी से सबसे पूछेंगे कि अपडेट करो अपने आप को। सो ए से दूरी 2 थी, ये भी दूरी 2 है, ये दूरी 8 है, ये दूरी कितनी है 5 है। सो अभी सी बोलता है डी को, देखो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो चेंज नहीं होगा, सिंपल चीज है यार, देखो चेंज नहीं होगा। लेकिन सी बोलता है डी को कि मैं भी तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो डी बोलेगा मुझे भी ऑलरेडी ला रहा है, तुम कैसे ला पाओगे मुझे। सी बोलता है रुको, मैं ए से खुद पहुंच रहा हूँ 8 दूरी पे, अगर हम दोनों के बीच का कॉस्ट -5 है, तो 8 -5 मतलब मैं तुम्हें 3 दूरी पे ला सकता हूँ। डी बोलता है अभी तो 5 आ रहा था, अब तुम 3 में बोल रहे हो, ओके ओके। सो हम अपडेट तभी करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन एक्चुअली। ये तो दूरी कितनी थी 2, ये दूरी कितनी थी सी की 8, और ये दूरी कितनी थी तुम्हारी 5 थी। बट अगेन वी आर गोइंग टू चेंज दिस वन, वाई वी आर गोइंग टू चेंज दिस वन, वाई वी आर गोइंग टू चेंज दिस वन, क्योंकि हमें 5 से बेटर दूरी कितनी मिल रही है 3, माइनस एज के कारण, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 2। सो दैट इज द एल्गोरिथम, और ये हमने कौन सा टाइम किया, थर्ड टाइम, और हमें थर्ड टाइम ही करना है। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो अगर मैं बात करूं तो ए से बी हम कितने पे जा सकते हैं, ए से बी हम 2 दूरी पे जा सकते हैं। और अगर ए से तुम्हें सी जाना है, ए से सी जाना है तो कितनी दूरी लगेगी 8, और तुम्हें ए से डी जाना है तो कितनी दूरी लगेगी 3। दिस इज द बेल-मैनफोर्ड एल्गोरिथम दैट वर्क्स इन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, एंड दिस इज v-1 टाइम, मींस हमें जाना होता है स्टेप्स पे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि हमने पॉइंट जो लिख रखे हैं उन्हें कवर कर लेते हैं पहले, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द बेल-मैनफोर्ड एल्गोरिथम, वेरी सिंपल एल्गोरिथम, ओके। So Bellman-Ford can detect negative age weight cycle if it is reachable from the source. अगर एक ऐसी नेगेटिव एज वेट साइकिल है जो रीचेबल है सोर्स के थ्रू, सपोज दैट कि ये तुम्हारी एक साइकिल है, ठीक है, ये तुम्हारी एक साइकिल, ये साइकिल हो गई नेगेटिव एज, ये -6, तो ये सोर्स से रीचेबल है क्या साइकिल, यस, यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो। तो अगर ऐसी साइकिल है तो वो उसे क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। बेलमैन-फोर्ड कैन डिटेक्ट negative age weight cycle. How to detect, let me take example. How to detect, let me take example, okay. Now suppose that we have a graph like this. This is -3, this is 2, this is 1, ठीक है। suppose that this is a, this is b, this is c, suppose that ये है। क्या इसमें नेगेटिव एज साइकिल है क्या, पॉइंट नंबर 1 को हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या इसमें नेगेटिव एज वेट साइकिल है क्या, यस। देखो ये साइकिल ही हुई ना, बी सी सी बी, बी सी सी बी ऐसे जा रहे हो, साइकिल ही हुई, ओके। तो हम बेलमैन-फोर्ड अप्लाई करते हैं। पहली बार सबकी दूरी कितनी थी स्टार्टिंग में, हम यहाँ पे एक अच्छे से ग्राफ बना लेते हैं, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। और ये सबकी दूरियां स्टार्टिंग में बताओ कितनी है, दूरियां सबसे स्टार्टिंग में इन्फानाइट है, और ये वेट A1 है, ये कितना है -3 है, ये कितना है 2 है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अब ए बोलता है कि बी से मैं तुम्हें एक दूरी पे ले जाऊंगा, बी बोलता है ठीक है भाई आओ तुम एक दूरी पे, हम तो अनंत पे थे अभी स्टार्टिंग में। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई अभी 1, इन्फानाइट से कट के इन्फानाइट को काट दिया मैंने, ठीक है। ये एज वेट 1 था, ओके। बी और सी के बीच की दूरी अभी -3 है, और ये वाला एज वेट कितना है 2 है, लेकिन सी की ए से दूरी कितनी है, इन्फानाइट। ये जो यहाँ पे लिखा होता है वो इन्फानाइट ए से दूरी होता है, और हमें जाना कितना होगा, यहाँ पे वी कितने हैं 3, हमें ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स जाना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमें जाना पड़ेगा, ओके। सो 1 टाइम वी हैव गॉन, 1 टाइम अपडेशन वी हैव चेंज, अगेन हमें दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि वी वेटिक्स कितने हैं 3। ये बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का एल्गोरिथम ही है कि हमें n-1 टाइम जाना पड़ता है। अगेन कैन यू चेंज दिस वन, यस। ए से बी की दूरी तो चेंज होनी नहीं है भाई, एक ही रास्ता है जाने के लिए, एक। नाउ अब ए बोलता है सी से कि भाई मैं ना 1 पे आ रहा था, मैं तो 1 पे आ रहा था। तो सी बोलता है ठीक है तो 1 पे आ रहे थे, लेकिन मेरी और तुम्हारी बीच की दूरी कितनी है, -3। सो सपोज दैट दिस इज -2, नहीं ठीक है लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं थोड़ा दूसरा सोच रहा था समझाने के लिए, लेकिन ठीक है उसको भी कर लेंगे अपन दूसरा पॉइंट। सो
एक दूरी थी और बी और सी के बीच की कॉस्ट कितनी है -3। अभी अनंत है, 1 और -3 कितना हुआ -2, तो सी के बीच की दूरी कितनी हो गई -2, ये कितना -3, ये कितना है 2। समझे बात को? नाउ 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 2 बार हम कर लिए, नाउ देयर इज अ कैच। सपोज दैट ये वाला जो ग्राफ मैंने किया था, ये वाला, इसमें तुम एक बार और लगाते हो, एक्स्ट्रा एक बार लगाते हो, चौथी बार लगाते हो तुम। यहाँ पे 3 बार हम गए थे, देखो 3 बार गए थे। अगर तुम एक बार एक्स्ट्रा अपडेट करते हो, कोई भी अपडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और बीच के बीच की दूरी फिक्स है, 2 ही होगी, ठीक है, बी के बीच में। और 6 ये दूरी थी, ये कितनी थी 8 थी, और ये कितनी थी, ये 3 हो गई थी डी, ठीक है। अब तुम अगर अपडेट करना चाहो तो कुछ भी अपडेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कांस्टेंट हो गई चीजें, क्योंकि डी से तुम कहीं नहीं जा सकते, बी से तुम सी वाला चीज अपडेट कर चुके हो। सो अगर निगेटिव एज वेट साइकिल नहीं होता है, समझो बात को, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, तो अपडेट नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे तुम अगर तीसरी बार जाओ, वैसे जाना कितना चाहिए 2 बार, क्योंकि एज हमें कितनी बार जाना चाहिए n-1 टाइम, v-1 टाइम, तो हम इस बार कितनी बार जा रहे हैं 3 बार, चेक करने के लिए साइकिल। सो गो वन मोर टाइम टू चेक साइकिल, नेगेटिव साइकिल। जाते हैं एक बार, चलो। ए से बीच की दूरी कितनी थी 1, ठीक है। बी से सी की बीच की दूरी कितनी थी -3, ठीक है। बट अगेन -2, देखो बी बोलता है कि मैं ना सी से -2 पे जा रहा हूं, तो ए बोलता है तो मैं तो 1 पे ही हूं, तो ठीक है। बी -3 कितना हुआ बताओ, -2 ही हुआ ना, -2 सी। बट यहाँ पे सी बोलता है बी से कि हम दोनों के बीच रास्ता है, और सी बोलता है कि मेरी कॉस्ट अभी कितनी है -2 ए से, तो सी बोलता है बी को कि मैं तुम्हें 2 दूरी पे हम दोनों की जा सकते हैं, तो बी बोलता है तो -2 कितना हो गया 0, जो कि 1 से कम है, तो अपडेट हो गया। तो बात क्या हुई समझो। अगर एक और स्टेप जाते हैं, गो वन मोर टाइम टू चेक नेगेटिव साइकिल एंड इफ एनी चेंजेस in previous weight to each vertex, then negative cycle is there। क्योंकि नेगेटिव साइकिल जो होता है ना, बार बार इसको क्या करेगा, कम करेगा भाई। पहली बार कितना था -2 हो गया था, अगली बार -2 हो जाएगा, अगली बार -4 -6 -8 -10, ऐसे कम होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अगर हमें, देखो बेलमैन फोर्ड ने बोला कि तुम्हें v अगर वर्टेक्स है तो v-1 टाइम्स जाना है। बट अगर तुम एक बार और जाते हो चेक करने के लिए कि साइकिल है कि नहीं, अगर वो पिछली बार से कम देता आंसर, हमें रिड्यूस करके देता है साइकिल है, और यहाँ पे देखो साइकिल नहीं थी, तो हमें सेम आंसर आया था। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक दैट कि साइकिल इज देयर और नॉट देयर। So you can say that कि Bellman Ford can detect a negative age weight cycle if it is reachable from source। देखो ये चीजें कठिन है, पहली बार में नहीं समझ में आएगी, थोड़ा पेशेंस से समझो, ठीक है। So to find shortest path in positive age weight graph, we will use Dijkstra algorithm because it will always correct answer, and Dijkstra algorithm is faster than Bellman Ford। तो अगर पॉजिटिव एज हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Dijkstra यूज कर लो। Dijkstra क्या है, फास्टर है Bellman Ford से, ठीक है। ओके, इफ ग्राफ कंटेन एटलीस्ट 1 नेगेटिव एज वेट देन Dijkstra मे फेल, क्योंकि हमने पढ़ा है Dijkstra फेल हो सकता है। देन वी शुड गो टू द Bellman Ford व्हिच इज करेक्ट ऑलवेज। नेगेटिव के केस में अगर नेगेटिव एज वेट बस है, साइकिल नहीं है, तो करेक्ट देगा। इफ ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट साइकिल देन Bellman Ford algo will find it if it is reachable। वेरी इंपॉर्टेंट, reachable, ठीक है। अगर ये साइकिल प्रेजेंट है, reachable है, तो उसको फाइंड कर लेगा। एंड will not produce करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर v-1 स्टेप में ही आ जाता है, बट साइकिल अगर होती है तो हमें दिक्कत होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Bellman Ford algorithm that you can understand, and my request to each one is watch again and again, watch 2 to 3 times this video and analyze yourself whatever I'm saying ना, एग्जांपल ले लेके एनालाइज करो, तब तुम्हें एल्गोरिथम क्लियर होगा। इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है एल्गोरिथम, बट इतना टफ भी नहीं है, दिस इज माइंड का खेल ओनली। और एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है, हम एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 70 तक, और अगर एवरेज वीडियो की लेंथ लगाओ 25 मिनट, तो 25 × 7 कितना होता है, आई थिंक 175, 0 डिवाइड बाय 60 करोगे, 30 घंटे भी नहीं होता मेरा भाई। 30 घंटे में एल्गोरिथम का पूरा कोर्स मिल रहा है। जाके लेक्चर नंबर 0 से देखो, यदि यहाँ पे पहले वीडियो पे आए हो। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, प्रोबेबली आई विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली, बट विद इन 10 days वी आर गोइंग टू कवर एल्गोरिथम। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर। लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ के आना, थोड़ा सा मस्त मचा देंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव दिस वीडियो।